नमस्ते, मैं राजेंद्र कुमार, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज की इस चर्चा का विषय है भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण या भारतीय संविधान का संघात्मक स्वरूप। पहले भी कई कक्षाओं में अपन ने इस विषय के ऊपर चर्चा की कि भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण या भारतीय संविधान संघात्मक है, इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं, इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिसके अंदर लिखित और कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, द्वैध शासन और स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका के ऊपर अपन चर्चा कर चुके हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम संघात्मक स्वरूप के जो लक्षण हैं, भारतीय संविधान के संघात्मक स्वरूप के जो लक्षण हैं, उसके अंदर आगे का टॉपिक जिस पे चर्चा कर रहे हैं वो है शक्तियों का विभाजन। संघात्मक शासन व्यवस्था की या परिसंघीय शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता ये होती है, एक प्रमुख लक्षण ये होता है कि संविधान द्वारा ही परिसंघ और गठक राज्य इकाइयों के मध्य संविधान द्वारा ही शक्तियों का विभाजन किया जाता है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि जिस उद्देश्य से परिसंघीय राज्य की रचना की जाती है उसी में परिसंघीय शासन और राज्य के बीच प्राधिकार का विभाजन कर दिया जाता है या प्राधिकार का विभाजन अंतर्निहित होता है। किंतु संविधानों में वितरण की पद्धति एक जैसी नहीं देखने को मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि परिसंघीय संविधानों में शक्तियों का वितरण विभाजन तो कर दिया जाता है, लेकिन ये वितरण की प्रणाली है वो अलग अलग संविधानों में अलग अलग रूप में देखने को मिलती है। अमेरिका का रूप अलग है, ऑस्ट्रेलिया का रूप अलग है, कनाडा का रूप अलग है, भारत का रूप अलग है। अमेरिका को यदि हम देखें तो अमेरिका में देखने को मिलता है कि अमेरिका के अंदर संविधान के में जो या परिसंघीय शासन में शक्तियों का जो विभाजन किया गया है उसके अंदर गणना और शेष के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसके अंदर क्या किया गया है कि परिसंघ की शक्तियों को गिना दिया गया है और बची हुई संपूर्ण शक्तियां हैं वो गठक इकाइयों को सौंप दी गई हैं। कनाडा के अंदर क्या किया गया है कि परिसंघ की शक्तियों को भी गिना दिया गया और गठक इकाइयों की शक्तियों को भी गिना दिया गया है और बची हुई जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो परिसंघ को सौंप दी गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर त्रिसूची प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके अंदर एक समवर्ती सूची है, केंद्र की शक्तियों को गिना दिया, राज्य की शक्तियों को गिना दिया और केंद्र और राज्यों को दोनों को अधिकार प्रदान करने वाली एक समवर्ती सूची भी बना दी गई। भारत के अंदर यदि देखें या भारत की बात करें तो इसके अंदर देखने को मिलता है कनाडा का भी लक्षण देखने को मिलता है, अमेरिका का लक्षण भी देखने को मिलता है, तो ऑस्ट्रेलिया का लक्षण भी देखने को मिलता है। विशेषकर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का लक्षण देखने को मिलता है। तो भारत के अंदर भी क्या किया है, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन करके उनकी शक्तियों को गिना दिया गया है, लेकिन बची हुई शक्तियां केंद्र को सौंप दी गई हैं और एक तीसरी सूची अवशिष्ट समवर्ती सूची का निर्माण किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मोटे मोटे रूप से भारतीय संघीय व्यवस्था में शक्तियों के विभाजन का प्रावधान किया गया है और उसकी मोटे रूप से 3-4 विशेषताएं उभर करके आती हैं या लक्षण उभर करके आते हैं जो इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है संविधान की 7वीं सूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान की 7वीं सूची में केंद्र और राज्य यानी परिसंघ और उसकी गठक इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि भारतीय संविधान द्वारा ही केंद्र और उसकी यानी परिसंघ और उसकी गठक इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। दूसरा लक्षण जो उभर करके आता है वो ये है कि संविधान के इस अंश का निर्माण कनाडा के संविधान की प्रेरणा से पर आधारित है।
दूसरा जो लक्षण उभर करके आता है शक्तियों के विभाजन का, वो ये है कि ये जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो कनाडा के संविधान से प्रेरणा लेकर के उसके आधार पर किया गया है। अब कनाडा में क्या किया गया है कि केंद्र की शक्तियों को भी गिना दिया गया, राज्यों की शक्तियों को भी यानी परिसंघ की शक्तियों को भी गिना दिया गया, घटक इकाइयों की शक्तियों को भी गिना दिया गया, और बची हुई जो संपूर्ण शक्तियां हैं जो दोनों की ही शक्तियों में सूचियों में नहीं है, उनको क्या कर दिया गया है, परिसंघ को सौंप दिया गया। तो भारत के अंदर भी यही किया गया है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो परिसंघ को सौंप दी गई हैं। इसी प्रकार से तीसरा जो लक्षण उभर करके आता है वो लक्षण है संविधान में शक्तियों का विभाजन 3 सूची प्रणाली के आधार पर किया गया है। जैसे कनाडा में 2 सूची प्रणाली के आधार पर किया गया है, तो लेकिन भारत के अंदर 3 सूची प्रणाली को अपनाया गया है। इसके अंदर 3 सूची अपनाई गई हैं। और चौथा परिलक्षण या चौथा रूप उभर करके आता है वो है समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरणा लेकर के बनाई गई है। ऑस्ट्रेलिया में क्या किया गया है कि 3 सूचियों को, संघ सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची को अपनाया गया है। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया से प्रेरणा लेकर के हमने क्या किया है, 3 सूची प्रणाली जिसमें समवर्ती सूची को सम्मिलित किया गया है, जिस पे केंद्र और राज्य यानी परिसंघीय सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, या दोनों के ही महत्व के विषय इसके अंदर रखे गए हैं। तो इस तरह से अपने शक्तियों के विभाजन के भारतीय संविधान में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है उसके कुछ एक लक्षण उभर करके आते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो 3 सूची प्रणाली 7वीं अनुसूची के अंदर जो अपनाई गई है, जिसके आधार पर संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है, उसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इनके अंदर पहली सूची है वो है संघ सूची। यह है सूची तीनों सूचियों में सबसे बड़ी सूची है। इसके अंदर 97 विषय हैं। राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं या महत्वपूर्ण विषय हैं वो सब के सब इसके अंदर रखे गए हैं, जैसे रक्षा है, विदेश संबंध हैं, संचार है, वित्त है, मुद्रा है, बैंकिंग है, डाकतार है। ये जो विषय हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, वो सब के सब इसमें इसी सूची में रखे गए हैं। और ये तीनों सूचियों में सबसे बड़ी सूची है और इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का एकाधिकार संघीय संसद को प्रदान किया गया है। दूसरी सूची है राज्य सूची। राज्य सूची के अंदर मूल संविधान निर्माण के समय राज्य सूची के अंदर 66 विषय रखे गए थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें से 4 विषयों को निकाल करके जो है शिक्षा, वन, जंगली जानवरों की व पक्षियों की रक्षा और नापतोल, ये 4 विषय हैं वो राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए। वर्तमान में समवर्ती सूची के अंदर 62 विषय हैं जो क्षेत्रीय महत्व के जितने भी विषय हैं, शिक्षा, ये सुरक्षा, आंतरिक का लॉ एंड ऑर्डर, इस तरह के जो क्षेत्रीय विषय हैं वो इसके अंदर रखे गए हैं, जिसके ऊपर राज्यों की विधायिका को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तीसरी जो सूची है वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो मूल समवर्ती सूची थी उसके अंदर 47 विषय थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 4 राज्य सूची के विषय और 1 नया विषय जनसंख्या व परिवार नियोजन विषय इसके अंदर जोड़ दिए गए। वर्तमान समय में समवर्ती सूची के अंदर 52 विषय हैं जिनके ऊपर परिसंघीय सरकार व घटक इकाइयों की सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु इसके अंदर प्रावधान यह किया गया है कि यदि परिसंघीय सरकार और घटक इकाइयों की सरकारों के द्वारा बनाए गए कानून में यदि कोई अंतर्विरोध है तो उस स्थिति में परिसंघीय कानून को वरीयता दी जाएगी या वह कानून घटक इकाइयों द्वारा बनाए गए कानून पर प्रभावी होगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ 3 सूची प्रणाली को अपनाया गया है। इसके आगे प्रावधान शक्तियों के विभाजन के संबंध में प्रावधान
किया गया है कि कनाडा के संविधान का दृष्टांत लेते हुए कि तीनों सूचियों में ही ऐसा कोई विषय जो नहीं है, वो विषय यानी अवशिष्ट विषय परिसंघ सरकार को, केंद्र सरकार को सौंपा गया है। इस तरह से अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार अनुच्छेद 248 के द्वारा अवशिष्ट शक्तियां हैं वो परिसंघीय सरकार को या केंद्र सरकार को सौंपी गई हैं। तो ये हमारे संविधान के द्वारा शक्तियों के विभाजन के संबंध में प्रावधान किया गया है। धन्यवाद।